जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सरप्राइज है। ये है जीएस 4 का सिलेबस। जिस जीएस 4 का सिलेबस जो है कि नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का। अब इसके बारे में है ना, ये रहा पूरा सिलेबस। ये रहा पूरा सिलेबस। इसका फर्स्ट टॉपिक है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। मतलब इसमें क्या क्या पढ़ना है, मानवीय कार्यों में नीति शास्त्र का सार तत्व है, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की क्या भूमिका है, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों की जीवनता, उनके उपदेशों की शिक्षा, मतलब वो मानवीय मूल्य को किस तरह प्रभावित करती है, मूल्य विकसित करने में भूमिका, परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं का क्या योगदान रहता है। और दूसरा टॉपिक है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड। इसकी हम पढ़ेंगे संरचना और कार्य की, मतलब अभिवृत्ति की विषय वस्तु क्या है, विचार और आचरण के साथ इनका संबंध क्या है और प्रभाव क्या रहेगा इसका। फिर और इस अभिवृत्ति और मनोवृत्ति का ही एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना। फिर तीसरा टॉपिक आता है अभिरुचि तथा सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य। बुनियादी मूल्य सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और गैर पक्षपात, मतलब इनको एक एक टॉपिक को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। फिर आती है वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, उसमें है सहिष्णुता और करुणा। फिर चौथा टॉपिक आता है भावनात्मक समझ और संवेगात्मक बुद्धि यानी कि ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसकी अवधारणा है भावात्मक समझ की परिभाषा और इसके आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में इसकी क्या उपयोगिता है। फिर पांचवा आता है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान, मतलब भारत में और विश्व, खासकर पश्चिमी और पश्चिम के जो विचारक थे ना उनका, और प्राचीन भारतीय विचारक है ना जो प्राचीन से लेकर आधुनिक काल के दार्शनिक और समाज सुधारक, उनकी स्पेशली पूछे जाते हैं इसमें। फिर आता है लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र। इसमें मतलब स्थिति और समस्याएं क्या है, सरकार तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं और दुविधाएं क्या है, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत, कानून, नियम, विनियम, अंतरात्मा की आवाज, जवाबदेही और नैतिक शासन, नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधता, निधि व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों और कॉर्पोरेट शासन में नैतिक मुद्दे क्या है। फिर सातवां टॉपिक आता है शासन व्यवस्था में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, मतलब लोक सेवा की अवधारणा में शासन और ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है, पारदर्शिता, सूचना का आदान प्रदान और सरकार में पारदर्शिता, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई। फिर हम पढ़ेंगे आचार संहिता, जिसमें नीतिपरक आचार संहिता और आचरण संहिता। फिर आता है नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति और सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता। फिर आता है संसाधनों का उपयोग, लोक निधि का उपयोग कैसे करें, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ क्या है। फिर आती है मामला संबंधी अध्ययन, यानी कि मतलब फिर केस स्टडीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसके सभी मतलब जब जो उपयुक्त, मतलब बहुत सारे जो भी हमने ऊपर जितने भी टॉपिक देखे हैं ना उन मुद्दों पर आधारित व्यवहारिक केस स्टडी जाएगी जिनका हमें आंसर देना है। तो ये है पार्ट 4 का सिलेबस। इस सिलेबस को मैंने अपने हाथ से है ना नोटबुक में लिख लिया है, पूरा सिलेबस को लिख लिया है। अब इसके मैंने जो नोट्स बनाए ना टॉपिक वाइज, इसके नोट्स बनाए ना मैंने टॉपिक वाइज, उसको हम, अब देखो मैंने यहाँ तक में लिख रखा है, इसके लिए मैंने बुक लिस्ट वगैरह लिखी, मैंने इन सबको पढ़ा है, उसके बाद मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो ये नोट्स है ना हम रिवाइज करेंगे अब टॉपिक बाय टॉपिक। पहला टॉपिक है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। तो नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नीति शास्त्र क्या है, क्या होता है नीति शास्त्र, उसकी परिभाषा यहाँ दी गई है। समाज द्वारा स्वीकृत नैतिक सिद्धांतों का वह समूह है जो मानवीय आचरण या कार्यों को सही या गलत में वर्गीकृत करता है, यानी कि अपने अनुभव के आधार पर ये बता पाए कि ये चीज सही है और ये गलत है। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इस नीति शास्त्र का उद्देश्य क्या है, मानव व्यवहार को नियंत्रित करना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना। जब हम सही गलत का करने लग जाएंगे तो अपने आप न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो जाएगा। इसके स्रोत क्या क्या है, नीति शास्त्र के स्रोत क्या क्या है, मतलब धर्म, लोगों में नीति के लिए कहाँ से प्रेरणा मिलेगी, धर्म से, कानून से, संविधान से, अंतरात्मा से, अंतरात्मा यानी हमारा मन, दार्शनिक विचार और सामाजिक मूल्यों से। नो, ये एक बिंदु दिया गया है, नीति शास्त्र कोई कानून नहीं है। नीति शास्त्र क्या है, एक कानून नहीं है, यह एक आंतरिक मार्गदर्शिता है जो हर मनुष्य के
अंतर मन में रहती है, जो बताती है कि मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए। फिर आता है मानवीय कार्य और नीति शास्त्र। मानवीय कार्य और नीति शास्त्र यानी कि ह्यूमन एक्शन एंड एथिक्स। सभी मानवीय कार्य नीति शास्त्र के दायरे में नहीं आते। जो भी इंसान कार्य करता है वो सारे नीति शास्त्र के दायरे में नहीं आते। किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने के लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए। मतलब जो भी इंसान सही या गलत का फैसला कर रहा है अपने अंतर्मन से, उसमें ज्ञान होना चाहिए। व्यक्ति को अपने कार्य या उसके परिणामों की पूरी जानकारी हो। जैसे अज्ञानता में हुआ नुकसान नैतिक निर्णय से बाहर हो सकता है। फिर दूसरा दूसरा है स्वैच्छिकता या स्वतंत्र इच्छा, यानी कि कार्य बिना किसी बाहरी दबाव या डर के अपनी इच्छा से किया गया हो, तभी वो है कार्य जो है नैतिक होगा। फिर होता है विकल्पों की उपस्थिति। व्यक्ति के पास सही या गलत में से किसी एक को चुनने का विकल्प होना चाहिए। मतलब कौन सा सही है और कौन सा फैसला गलत है, ये उसको समझ होनी चाहिए। ये किस में होगा, उसमें ज्ञान होगा तब, और स्वैच्छिक या स्वतंत्र इच्छा होगी, उस पर कोई दबाव नहीं होगा तब, और विकल्पों की उपस्थिति रहेगी उसके पास, कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत, तब ये चीज पॉसिबल होगी। अब नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? कोई भी मानवीय कार्य सही है या गलत, ये तीन मुख्य तत्वों से तय होता है। एक तो उद्देश्य नीति, एक आशय या इरादा क्या है व्यक्ति का, और एक उसकी परिस्थिति क्या है। उद्देश्य या नीति क्या होती है? कार्य का मूल स्वरूप क्या है? जैसे किसी की हत्या करना अपने आप में एक गलत कार्य है, लेकिन उसका इरादा क्या था, कार्य करने के पीछे नीयत क्या थी उसकी। जैसे आत्मरक्षा में की गई हत्या और अपराध के उद्देश्य से की गई हत्या का नैतिक मूल्यांकन अलग होगा। फिर होती है परिस्थिति। उस समय परिस्थिति क्या थी? कार्य जिस समय स्थानीय स्थिति में किया गया, जैसे आपातकाल के समय किए गए कार्य या सामान्य दिनों के निर्णय। तो ये तत्व है जो मतलब मा ये तत्व हैं जो बताते हैं कि ये नैतिकता थी या अनैतिकता थी। नीति शास्त्र के परिणाम। नीति शास्त्र के परिणाम क्या है? व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर इसके परिणाम देखते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर क्या होगा? मानसिक शांति होगी, अगर नीति शास्त्र व्यक्ति में सही नीति मतलब सही गलत को पहचानने की है, तो उसको व्यक्तिगत स्तर पर क्या होगा? उसको मानसिक शांति मिलेगी, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी और उसमें विश्वसनीयता बढ़ेगी उस व्यक्ति के अंदर। और समाज के स्तर पर उस पर क्या परिणाम होगा? सामाजिक समरसता होगी, अपराधों में कमी आएगी, आपसी विश्वास बढ़ेगा, कमजोर वर्गों का कल्याण होगा। और प्रशासनिक स्तर पर क्या होगा? प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, जवाबदेही होगी, पारदर्शिता होगी, जन कल्याणकारी योजनाओं का निष्पक्ष क्रियान्वयन होगा। फिर है नीति शास्त्र के आयाम। क्या क्या आयाम है इसके? मानक नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र और व्यावहारिक नीति शास्त्र। व्यावहारिक नीति शास्त्र को बायो एथिक्स, पर्यावरणीय नीति शास्त्र, व्यावसायिक कॉर्पोरेट नीति शास्त्र और प्रशासनिक नीति शास्त्र में। मानक नीति शास्त्र क्या है? यानी कि नॉर्मेटिव एथिक्स। सही या गलत का तय कर जो मानक नीति शास्त्र है वो सही गलत यह तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे हमेशा सच बोलो। अनीति शास्त्र, नैतिक शब्दों और सिद्धांतों के अर्थ का अध्ययन। नैतिक शब्दों और सिद्धांतों के अर्थ का अध्ययन, जैसे अच्छा या बुरा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। व्यावहारिक नीति शास्त्र, वास्तविक जीवन की विशिष्ट समस्याओं में नैतिक सिद्धांतों को लागू करना। इसके निम्न उपविभाग हैं। बायो एथिक्स, पर्यावरणीय नीति शास्त्र, व्यावसायिक कॉर्पोरेट नीति शास्त्र, प्रशासनिक नीति शास्त्र। बायो एथिक्स में क्लोनिंग, इच्छा मृत्यु, गर्भपात से जुड़े मामले आते हैं। पर्यावरण नीति शास्त्र में प्रकृति का संरक्षण, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन आते हैं। व्यावसायिक कॉर्पोरेट नीति शास्त्र में आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CSR, कर्मचारियों के अधिकार आते हैं। और प्रशासनिक नीति शास्त्र में आते हैं लोक सेवा में ईमानदारी और सत्ता का सही उपयोग। अब निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन। ओके, सबसे पहले आयाम, किस किस आयाम में हम पढ़ेंगे कि निजी क्षेत्र में कौन से आयाम और सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा आयाम है और उसका नीति शास्त्र से क्या संबंध है। ओके, सबसे पहले क्षेत्र, निजी संबंध। निजी संबंध तो इसका क्षेत्र कितना है निजी का? परिवार हो गया, मित्र हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया और रिश्तेदार हो गए, तो ये इसका क्या है? नैतिकता का निजी संबंध हो गया। और जबकि सार्वजनिक संबंध कब होगा? कार्यालय में, समाज में, राज्य में और व्यवसायिक क्षेत्र में इसका सार्वजनिक संबंध हो जाएगा। इसका मुख्य मूल्य क्या है? जब निजी सबसे पहले हम निजी संबंध को एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। आयाम, इसका क्षेत्र क्या है? निजी संबंध के लिए क्षेत्र होगा परिवार, मित्र, वैवाहिक जीवन और रिश्तेदार। उसका मुख्य मूल्य क्या होगा? परिवार में
मित्रों में आपस में क्या होएगा, प्रेम होएगा, स्नेह होएगा, सहानुभूति होगी, गोपनीयता होएगी और त्याग होएगा। इसकी प्रकृति कैसी होएगी, अनौपचारिक होएगी, भावनात्मक होएगी और व्यक्तिगत होती है। और इसमें मार्गदर्शक कैसा होगा, सामाजिक परंपराएं, पारिवारिक संस्कार और अंतरात्मा, ये इसके मार्गदर्शक होंगे। सामाजिक परंपराएं, पारिवारिक संस्कार और अंतरात्मा। वही चीज हम सार्वजनिक संबंध में देखते हैं, तो सार्वजनिक संबंध में का सार्वजनिक संबंध का क्षेत्र क्या होगा, कार्यालय, समाज, राज्य और व्यावसायिक क्षेत्र, ये इसका क्षेत्र होगा। जबकि निजी में परिवार, मित्र, वैवाहिक जीवन, रिश्तेदारता है। और सार्वजनिक संबंध में कार्यालय, समाज, राज्य, व्यावसायिक क्षेत्र होगा। मुख्य मूल्य क्या होंगे इसमें, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, कानून का शासन। मुख्य मूल्य क्या होंगे सार्वजनिक संबंध में, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, कानून का शासन। इसकी प्रकृति कैसी होगी, औपचारिक होगी और तर्क संगत होगी, संविधात्मक होते हैं। संविधान, कानून, आचार संहिता, इसके क्या है, मार्गदर्शन है। सार्वजनिक संबंधों के मार्गदर्शक क्या है, संविधान है, कानून है और आचार संहिता है, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट। मुख्य चुनौती, इसमें मुख्य प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इन दोनों के बीच हितों का टकराव होना। मतलब निजी संबंध और सार्वजनिक संबंध के बीच में क्या होता है, हितों का टकराव। एक अच्छे सिविल सेवक को सार्वजनिक कर्तव्यों को निभाते समय निजी संबंधों को आड़े नहीं आने देना चाहिए।